हेलो एवरीवन, खमा घनी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जिन्नों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि हिंदू जिन्न भी हो सकते हैं? जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा और जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और जिन्होंने हमसे स्टोरी शेयर की है, इनाया, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ बनाना होता, फेक बात बतानी होती, तो मैं कोई भी मुस्लिम नाम रख सकती थी। तो उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, उनकी सिस्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ, उसमें जिन लोगों से मिले, जिन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि एक जिन है और उसका नाम है आलोक। आइए जानते हैं इस कहानी में और देखते हैं कि क्या वाकई में ये हिंदू जिन था या फिर नहीं। ये सब आपको लास्ट में पता चलेगा जब हम स्टोरी को कंक्लूड करेंगे। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है इनाया ने, जो बिलोंग करती हैं कश्मीर को। और अगर आपके वजह से कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारी इस दी गई आईडी पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हो। और हाँ, हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की। आप लोग को स्टोरीज अच्छी लग रही है, आपको इन स्टोरीज को लाने के लिए हमें बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे मेल्स पढ़ने होते हैं, मैसेज पढ़ने होते हैं, फिर जाके हम स्टोरी सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारा काम होता है। और इस काम का एक छोटा सा रिवॉर्ड है जो आप हमें दे सकते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को कभी भी मिस ना करें। इनाया कश्मीर के एक छोटे से गांव श्री गुफ्फारा से बिलोंग करती है। उनका गांव वैसे थोड़ा सा बड़ा है और वहां एक मंदिर है जो कि अब खंडर बन चुका है। पहले वहां पे कश्मीरी पंडित रहा करते थे, लेकिन जब से कश्मीरी पंडित वहां से गए हैं, वो मंदिर और उस मंदिर से ही कुछ दूरी पर हिंदू परिवारों के घर बने हुए हैं, जो कि अब टूट टूट कर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ये इंसिडेंट है साल 2012 का, जब इनाया 11th क्लास में पढ़ती थी। इनाया की मासी के घर में, उनकी मौसी है, मौसा जी हैं, उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो उनका जो बेटा था वो तो उस टाइम पर अलीगढ़ में पढ़ता था, बाकी उनकी 2 बेटियां वहीं कश्मीर में रहा करती थी। तो इनाया की कजिन, जिसका नाम अलीना है, वो उस टाइम पर मतलब सबसे बड़ी थी उन सब दोनों बहनों के अंदर। और एकदम से अलीना की तबीयत खराब रहने लगी, वो बीमार रहने लगी। और ना सिर्फ वो बीमार रहने लगी, बल्कि लेटे लेटे वो अक्सर बेहोश हो जाती थी और फिर बेहोशी की हालत में ही वो अचानक से हंसने लगती थी। उसकी आंखें नहीं खुली होती थी, शरीर में मूवमेंट नहीं होता था, लेकिन वो हंसती रहती थी जैसे कोई नींदों में सपने देखकर हंस रहा हो। अब घर वालों को ये लगा कि टीनेज या फिर एडोलेसेंस यानी एडल्टहुड आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और उसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो फिर वो अलीना को डॉक्टर के पास ले गए चेकअप कराने। जब डॉक्टर्स को चेकअप कराया, सब कुछ बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, चेकअप किया, तो उन्होंने बोला कि इसको हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है। हिस्टीरिया में क्या होता है कि आप किसी एक चीज को पकड़कर उसको फॉलो करने लग जाते हो। जैसे आप हंसने लगे तो आप हंसते ही रहोगे, रोने लगे तो आप रोने लगोगे। कोई एक काम आपने पकड़ लिया और फिर आप उसी काम को करते रहते हो। तो डॉक्टर्स ने उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की सलाह दी। दिखाया गया। अलीना ने काफी टाइम तक दवाइयां ली, इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अभी तक तो यही सब चल रहा था और इलाज से ऐसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ और भी होने लगा। अलीना अपने घर से 1-2 घंटे के लिए कहीं गायब सी हो जाती थी। किसी को नहीं पता होता था कि वो कहाँ गई है, कब गई है। अभी तो यहीं थी और अभी एकदम से गायब सी हो गई। कई बार तो घर वालों को ऐसा लगता है इसने कोई जादू तो नहीं सीख लिया कि अभी बैठी यहीं थी और एकदम से किसी को बिना कुछ बोले वो गायब हो गई है। और 1-2 घंटे तो वो किसी को भी नहीं मिलती थी और उससे वापस पूछो कि कहाँ गई थी तो वो कोई जवाब नहीं देती थी। उसे कितना भी डांट लो, इवन 1-2 बार तो पिट भी चुकी थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती थी कि वो कहाँ गई थी। अब उसकी ये हरकतें देखकर जैसे परिवार के लोग थे, आसपास के लोग भी ढूंढ रहे थे कहाँ गई कहाँ गई। तो आसपास के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया था कि जरूर इसका किसी ना किसी लड़के के साथ चक्कर वक्कर है, इसीलिए घर से बिना बोले ये गायब हो जाती है। कुछ लोग जो वो बेहोश होकर हंसा करती थी, उसको सिर्फ नाटक बताते थे सिंपैथी गेन करने के लिए। लेकिन इनाया बहुत अच्छे से जानती थी कि अलीना बहुत ही सीधी, शांत और सुलझी हुई लड़की थी। वो कभी भी ऐसा नाटक करने का सोच नहीं सकती थी। और लड़के वड़के का चक्कर तो इनाया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो अलीना को बहुत अच्छे से जानती थी। ऐसा उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था।
लेकिन उसके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था कि घर से आखिर 1-2 घंटे के लिए वो कहाँ गायब हो जाती है और अगर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो वो जवाब क्यों नहीं देती है? और फिर एक दिन होता है एक इंसिडेंट। शाम के 7:30 बजे थे। सर्दियों का वक़्त था और आप जानते हैं सर्दियों के टाइम पर कश्मीर में हर जगह पर बर्फ गिरी हुई होती है। अच्छा, जो अलीना थी उनके घर के बाहर अखरोट का एक पेड़ था। शाम के 7:30 बज चुके थे और अलीना अभी तक भी घर नहीं लौटी थी। सभी लोग बुरी तरह परेशान हो गए कि आखिर ये लड़की गई कहाँ? उसको गए भी आज करीबन 3-4 घंटे हो चुके थे। सब लोगों ने उसे ढूँढना शुरू किया और असली डर तो तब लगा जब उस अखरोट के पेड़ के नीचे अलीना की टूटी हुई कंगरी मिली। अब ये कंगरी क्या होती है? कंगरी ये एक मिट्टी का फायर पॉट होता है जो कश्मीरी लोग अपने ट्रेडिशनल लिबास फैरान के अंदर गर्मी के लिए रखते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज ठंड होती है। कश्मीर में टूटी हुई कंगरी मिलना एक बहुत बुरा संकेत माना जाता है। अब वो कंगरी जब मिली सब लोग घबरा गए, उन्होंने और उसको इंटेंस तरीके से आसपास ढूंढना शुरू किया, लेकिन अलीना किसी को कहीं पर भी नहीं मिली। इसके बाद इनाया की मौसी और मौसा जी को चिंता हुई तो इन्होंने इनके ननिहाल और बाकी रिश्तेदारों के यहाँ पर फोन किया, लेकिन अलीना किसी के भी घर पर नहीं थी। अब जैसे ही फोन गया सारे के सारे रिश्तेदार इनाया की मासी यानी अलीना के घर पर इकट्ठा हो गए। जब किसी रिश्तेदार के यहाँ पर अलीना नहीं मिली, किसी दोस्त के यहाँ पर नहीं मिली, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सब लोगों ने अपना अपना एक एरिया डिवाइड कर लिया कि हम यहाँ ढूंढेंगे, तुम वहां ढूंढो, तुम वहां ढूंढो। और इस तरह से इन लोगों ने पूरे गांव का चप्पा चप्पा छान मारा। अब ये जो एरिया डिवाइड हुआ उसमें इनाया के हिस्से में वो जो पुराना मंदिर वाला एरिया था वो आया। अब इनाया एज सच प्रैक्टिकल लड़की थी। अभी वो पेशे से एक डॉक्टर है, तो आप समझ सकते हैं साइंस की स्टूडेंट रही हुई है, तो उसको डर कम लगता था। ऐसे नहीं कि चीजें मानती नहीं थी, पर लॉजिकल माइंड था, उसको डर भी कम लगता था। इसलिए उसने वो पहुंची उन खंडर वाले मंदिर के पास और मंदिर में आसपास के सभी जो खंडर वाले घर थे उनके अंदर अच्छे से चेक किया, लेकिन उसे वहां पर अलीना कहीं पर भी नहीं मिली। अच्छा, उस मंदिर के जस्ट पीछे एक हिस्सा था जिसमें बहुत घनी झाड़ियां थी। उसने हर जगह देखा, लेकिन वो झाड़ियां जो थी, सॉरी, इतनी घनी थी कि एक तो इनाया की हिम्मत नहीं हुई वहां पर जाने की, और दूसरा लगा कि इतनी डेंस झाड़ियों के, एक तो अंधेरा है, कोई जानवर वानवर होगा, अगर मान लो सांप वाप कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो बर्फ का टाइम था, बट इतनी घनी झाड़ियों में कुछ भी छुपा हुआ हो सकता है। तो उसने उन झाड़ियों को चेक नहीं किया था। सभी लोगों ने मिलकर पूरा गांव छान लिया, लेकिन अलीना का कहीं कोई निशान नहीं था, कहीं कोई सुराग नहीं था। अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। घर के बड़ों ने उम्मीद छोड़ दी कि अब उन्हें अलीना कहीं पर मिलेगी। वो लोग घर वापस लौटने लगे। उन्होंने फैसला किया कि अब रात में कुछ नहीं मिलने वाला है, अब हम सुबह उसकी तलाश शुरू करेंगे। और सभी लोगों के मन में डर था कि जो पूरी रात गुजरेगी सर्दी की, अगले दिन इन लोगों को अलीना जिंदा भी मिलेगी या फिर नहीं। घर की औरतों ने तो रोना पीटना शुरू कर दिया था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अलीना आखिर कहाँ गायब हो गई है। अच्छा, यहाँ पर जब दिन से ही अलीना गायब हुई थी और जब उनको टूटी कांगड़ी मिली, तभी पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था और रिपोर्ट लिखवा दी गई थी। लेकिन चाहे पुलिस हो चाहे गांव वाले हो, किसी को अलीना के बारे में कुछ पता नहीं चला। पूरी रात गुजरी, सुबह की अजान हुई, लेकिन अलीना का अब भी कोई अता पता नहीं था। लेकिन फिर सुबह के ठीक 7:30 बजे जब आजान की आवाज गूंजी, तभी अलीना की एक दबी हुई चीख घर के अंदर सुनाई दी। ये चीख सुनते ही इनाया पहचान गई कि अलीना की आवाज है। इनाया और बाकी सभी घर वाले दौड़ते हुए घर के बाहर भागे और बाहर पहुंचकर जिन्होंने देखा, सबके सब दंग रह गए। अलीना पूरी तरह पानी में भीगी हुई थी और उनके घर के बाहर के अखरोट के पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि उसके गले में उसका दुपट्टा बंधा हुआ था और उस दुपट्टे में एग्जैक्टली 3 सख्त गांठें बंधी हुई थी। उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन वो दुपट्टा इतना टाइट बंधा हुआ था जिसकी वजह से अलीना का दम घुट रहा था और वो चिल्ला भी ठीक से नहीं पा रही थी। इसलिए उसकी दबी हुई आवाज घर के अंदर पहुंची थी। और अगर ये घर वाले थोड़ी देर और नहीं आते तो शायद अलीना की मौत हो चुकी होती।
अलीना को देखते ही इनाया भागकर उसके पास पहुंची, फटाफट से उसने उसका दुपट्टा खोला उसके गले से, और तब जाके कहीं अलीना सांस ले पाई। अलीना थोड़ी देर हांफती है, घर वाले उसे पकड़कर अंदर लेकर जाते हैं। अब उससे कोई कुछ पूछताछ नहीं करता है। सबके दिल में ये राहत थी कि चलो बच्ची सही सलामत घर पे वापस आ गई है। अब ये कहाँ गई थी, कहाँ नहीं, उसकी हालत जो भी, उसका दम घुट रहा था, उसको थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं, फिर हम इससे पूछेंगे आखिर हुआ क्या था। इतनी तेज सर्दी में वो पूरी भीगी हुई थी, तो सबसे पहला काम कहा गया, भाई इसकी बहनों को, उसकी छोटी बहन है इनाया है, ये लोगों ने जाकर उसके कपड़े चेंज करवाए। अब जब अलीना की छोटी बहन उसके कपड़े बदलने लगी, तो उसने देखा कि अलीना की पूरे बॉडी के ऊपर खरोचों के निशान हैं। वो निशान देखते ही अलीना की छोटी बहन जोर से चीखी, और उसकी चीख सुनकर इनाया, इनाया की मम्मी, इनकी मौसी, चाची, सब लोग भागते, सभी औरतें जो थी वहाँ पर भागते हुए पहुँची, और सभी लोगों ने देखा कि उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने काँटों से उसे, मतलब काँटों के ऊपर से उसे बुरी तरह से घसीटा हो। काँटों से स्क्रैच स्क्रैच उसकी पीठ पर, इधर साइड में, पैरों पर, हर जगह पर उसके काँटों के निशान हो रहे थे। सब लोगों ने उससे पूछा भी कि निशान कैसे हो गए? लेकिन अलीना इस टाइम पर किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं थी। सब लोगों ने सिचुएशन को समझा और बोला कि अब इससे कोई पूछताछ मत करो, बच्ची को पहले नॉर्मल होने दो, फिर देखते हैं। और ऐसा ही किया गया, किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। अलीना अब घर तो आ गई थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब ना तो वो किसी से कुछ बोलती थी, ना ही कोई रिएक्शन देती थी, बस खोई खोई रहती थी। घर के बड़े लोगों ने डिसाइड किया कि भाई जो भी इसके हम उम्र बच्चे हैं वो इसके साथ रहें, इसका ध्यान रखें, इससे बातचीत करते रहें, और इसे एक सेकंड के लिए भी अकेला ना छोड़ें। ऐसा ही किया गया, अलीना का स्पेशली ध्यान रखा गया। इस इंसिडेंट के शायद 2-3 दिन बाद की बात है। उस टाइम पर इनाया और अलीना उसके पास में बैठी हुई थी। वो इनाया बैठकर टीवी देख रही थी, और तभी अलीना ने इनाया से कुछ ऐसा कहा कि इनाया के होश उड़ गए। उसने इनाया की तरफ देखकर बोला, तुम मुझे ढूंढने मंदिर आई थी ना? उसकी बात सुनकर इनाया शॉक्ड रह गई, और उसने पूछा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने अच्छे से ढूंढा था, तुम तो मंदिर के आसपास नहीं थी। उसकी बात सुनकर अलीना बोली, मैं तुम्हें देख रही थी, मैं मंदिर के पीछे वाली झाड़ियों में थी। उसकी बात सुनकर इनाया ने हैरानी से पूछा, अगर तुम मुझे देख रही थी, तो तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? मैं तुम्हें वहां पर चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रही थी। अगर तुम मुझे देख पा रही थी तो तुम मुझे आवाज दे सकती थी। तब अलीना ने इनाया को बताया कि उस टाइम पर झाड़ियों में मेरा गला किसी ने दुपट्टे से बांधा हुआ था, और मेरा एक पैर पकड़कर वो मुझे उन झाड़ियों से खींच रहा था। उसकी बात सुनकर इनाया ने पूछा, कौन खींच रहा था? तो अलीना ने जवाब दिया कि मुझे उस टाइम पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस ऐसा लग रहा था कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे जोर से खींच रहा है, और कांटों के ऊपर से मुझे खींच के ले जा रहा है। उस दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई थी, और जब दोबारा मेरी आंख खुली, तो मैं किसी पानी की धारा के अंदर पड़ी हुई थी, और उस पानी के अंदर भी कोई मुझे लगातार घसीट के ले जा रहा था। और इस बार जब मैंने देखा, तो मुझे एक साया सा नजर आया। उसका कोई साफ चेहरा नहीं था, बस धुएं जैसा कुछ, खाली खाली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा लग रहा था। और उसके बाद मैं दोबारा बेहोश हो गई, और जब दोबारा मेरी आंख खुली, तो मैं अपने ही घर के बाहर, अपने अखरोट के पेड़ के नीचे थी, जहां पर तुम लोग मेरी आवाज सुनकर बाहर आए और मुझे अंदर लेकर आए। ये सारी बातें सुनकर इनाया बहुत ज्यादा कंफ्यूज और बहुत ज्यादा परेशान सी होगी, डर गई वो। उस टाइम तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां से निकलकर उसने ये सारी बातें अपने मौसा जी, अपनी मामी, अपनी अम्मी अब्बा और बाकी सारे घर के बड़े लोगों को बताई। ये सारी बातें सुनने के बाद इनाया के नानी ने कहा कि जरूर अलीना के ऊपर किसी ना किसी का साया है, और उन्होंने फैसला किया कि अलीना को पीर साहब के पास ले जाया जाना चाहिए। ये जो पीर साहब थे, ये पास ही के गांव में रहा करते थे, और ऐसी चीजों का इलाज करने के लिए वो बहुत मशहूर थे। इनाया वहां खुद तो मौजूद नहीं थी, लेकिन उनकी नानी वहां गई थी, और उनकी नानी ने ही इनाया को ये सारी बातें बताई। जब इनकी नानी, इनके मौसा मौसी, अब्बू अम्मी, ये सब लोग अलीना को लेकर उन पीर साहब के पास पहुंचे, तो पीर साहब ने अलीना को अपने सामने बिठाया। उन्होंने उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा थमा दिया। एक तरफ से वो लकड़ी अलीना ने पकड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ से उस लकड़ी को
पीर साहब ने पकड़ लिया। इससे पहले पीर साहब ने बहुत सारी चीजें अलीना के बारे में इनके परिवार वालों को बताई और अलीना की नानी ने भी बहुत सारी चीजें बताई कि अलीना के साथ क्या क्या चल रहा है। अब वो लकड़ी को पकड़ के जैसे ही उन पीर साहब ने सुरा अल जिन की आयतें पढ़नी शुरू की, अलीना एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन वो आवाज अलीना की नहीं थी, बल्कि वो एक मर्द की आवाज में चिल्ला रही थी। और जैसे उन पीर बाबा ने आखिरी आयत खत्म की, कमरे का माहौल एकदम से भारी हो गया और अलीना का सर एक झटके से पीछे गया। जब उसने वापस आंखें खोली तो वो अलीना की आंखें नहीं थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी, जैसे आपकी आंखों के बीच का सब पूरी आंख को कवर कर लेता हो। और फिर एकदम से अलीना हंसते हुए बोलती है, क्या लगता है तुझे पीर, तेरा ये इल्म मुझे रोक लेगा? तेरी ये आयतों की गर्माहट मुझे महसूस तो हो रही है, पर ये मुझे मिटा नहीं सकती है। उसके बाद सुनकर पीर बाबा ने थोड़े कड़क अंदाज में कहा, कौन है तू और इस मासूम बच्ची को क्यों तड़पा रहा है? पीर बाबा की यह बात सुनकर अलीना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और मुस्कुराते हुए वो उसी आदमी की आवाज बोली, मैं आलोक हूं, दामोदर के खंडर का मालिक। और ये लड़की ये तो कब की मेरी हो चुकी है। घर वाले ये सुनकर दंग रह गए। सभी लोग बहुत परेशान थे कि ये आलोक कौन है और ये अलीना ऐसी आवाज में क्यों बोल रही है। सब लोग क्यूरियोसिटी से पीर साहब के चेहरे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने उनके क्वेश्चंस को भांप लिया और एक सेकंड के लिए उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारी लड़की के ऊपर एक जिन्न का साया है और इस जिन्न का नाम आलोक है। अब जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, उन सबके दिमाग में क्वेश्चन था कि जिन्न है और उसका नाम आलोक है, क्योंकि आज तक तो हमने यही सुना है कि जिन्न तो मुस्लिम होते हैं, तो ये जिन्न का नाम आलोक कैसे हो सकता है। लेकिन पीर बाबा के पास अभी उनके क्वेश्चन का आंसर देने का समय नहीं था, क्योंकि वो आलोक नाम का जो साया था वो अपने आप को उस पुराने खंडर का मालिक बता रहा था और वो ये कह रहा था कि अलीना अब उसके कब्जे में है। आलोक जिनकी वो मर्दाना और भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसकी आवाज को सुनकर अलीना के फादर, उसकी मदर, उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी और उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्होंने अलीना के मुंह से यह सुना कि आलोक अलीना से शादी करके उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। उसे अलीना पसंद आ गई है। अलीना के जिस्म से निकलने वाली वो मर्दानी खौफनाक हंसी और पीर बाबा के ललकार ने उस माहौल को बेइंतहा खौफनाक बना दिया था। सब फटी हुई आंखों से देख रहे थे कि उनकी आंखों के सामने क्या चल रहा है। इसके बाद अलीना के शरीर से फिर से आलोक बोलता है, उस शाम जब ये लाल लिबास पहनकर खुली जुल्फे लहराते हुए और हंसते मुस्कुराते हुए मेरे घर के सामने से गुजरी थी, तभी इसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था और अब मैं इससे शादी करूंगा। ये मुझे पसंद है और मैं इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। उसकी ये बात सुनते ही इसके मौसा जी का डर के मारे बुरा हाल होता है कि उन्होंने रोते अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे कहा कि इसे छोड़ दो, ये बच्ची है, इससे अनजाने में कोई गलती हो गई होगी, इसे माफ कर दो। उनकी ये बात सुनकर अलीना अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलती है, बच्ची तुम इंसान हमेशा यही कहते हो, अगर इतनी ही चिंता थी जब ये वहां अकेली घूम रही थी तब इसका ख्याल क्यों नहीं रखा, और अब जब ये तड़प रही है तो तुम मेरे डर से कांप रहे हो। देखो इसे, इसका गला मैंने क्यों बांधा पता है? क्योंकि ये मेरी हर बात मानती है। तुम्हें लगता है तुम इसे बचा लोगे? मैं इसे उस नदी में इतना गहरा ले जाऊंगा, इतना गहरा ले जाऊंगा जहां तुम में से किसी की भी आवाज इस तक नहीं पहुंच पाएगी। उसकी बात सुनकर पीर बाबा ने अपनी जो लकड़ी थी, एक लकड़ी थी उनके पास, उसको खींच के जमीन पर मारा, बोला, खत्म कर ये तमाशा, सीधी तरह से निकल जा वरना मैं तुझे चलाकर राख कर दूंगा। उसकी बात सुनकर अलीना के शरीर में जो आलोक था वो थोड़ा सा ऐसे आगे झुका। उसने पीर बाबा की आंखों में आंखें डाली और बोला, जलाओगे? जलाओ, लेकिन याद रखना मैं इस लड़की के जिस्म के अंदर हूं। अगर मैं जला तो ये भी जलेगी। और क्या तुम इसके माँ बाप के सामने इसे जला पाओगे?
इसका दम घुटते हुए देख पाओगे, तुम्हारा ये फूका हुआ पानी और तुम्हारी ये आयतें मुझे थोड़ी तकलीफ तो दे सकती है, पर मुझे इससे अलग नहीं कर सकती। कर लो जो करना है, यहीं बैठा हूं मैं इसके शरीर के अंदर। ये ललकार सुनते ही पूरे कमरे के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सब लोग बुरी तरह घबरा गए थे। उनको लग गया था कि भाई साहब ये तो कुछ अलग ही है। और इधर पीर बाबा को भी समझ में आ गया था कि ये कोई आम साया नहीं है, बल्कि एक जिद्दी और ताकतवर जिन है जो अलीना को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अलीना के अम्मी और अब्बू को रोने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या पीर बाबा अलीना को आलोक से रिहा करवा पाएंगे, छुड़वा पाएंगे, या अलीना हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। थोड़ी देर के बाद पीर साहब ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने आलोक को बहुत समझाने की कोशिश की। उसे बताया कि एक बच्ची है, इससे अनजाने में गलती हो गई है, ये जानबूझकर कुछ भी इसने नहीं किया, इसे छोड़ दो। लेकिन वो जिन किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद मजबूर हो गए पीर साहब। उन्होंने अलीना के अम्मी अब्बू की तरफ देखा और बोला कि अब मैं जो करने वाला हूं उससे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन आप ये मानकर चलना और बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपकी बेटी के साथ नहीं, इस जिन के साथ होने वाला है। दर्द आपको होगा, लेकिन उसे आपको बर्दाश्त करना होगा। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्यों ये सब कह रहे हैं। और अगले ही पल जब उन पीर साहब ने अपनी छड़ी उठाकर अलीना को पीटना शुरू किया और उसकी चीखें निकलना शुरू हुई, तो उसके अम्मी और अब्बू को समझ में आ गया कि पीर साहब ने उनसे स्टेटमेंट क्यों कहा। वो उनको समझाना चाह रहे थे कि फिजिकली तो चोट उनकी बेटी को लगेगी, लेकिन स्पिरिचुअली ये मार उस जिन को पड़ रही होगी। और उन्होंने बिना रुके उस जो स्टिक थी उससे, अगर मैं राजस्थानी बोलूं, सूतना शुरू कर दिया। सूतना समझते हो ना? एक के बाद एक के बाद एक पड़े जा रहे हो, वो चिल्लाया जा रहा है, अलीना की आवाज आ रही है, कभी जिन की आवाज आ रही है, लेकिन पीर साहब रुक नहीं रहे। और इधर लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। उनके सामने उनकी बेटी को बैठकर वो पीर साहब पीट रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद अलीना के अंदर बैठे आलोक ने हार मानते हुए कहा कि वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। और उसके बाद पीर साहब की छड़ी रुकी। आप भी सोच रहे होंगे इतनी आसानी से चला जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक चाल थी। उसके बोलते ही पूरे कमरे के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान का सिर्फ एक साइन था। इतना बोलने के बाद ही एकदम से अलीना का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया और वहीं के वहीं बेहोश हो गई। पीर साहब ने सबकी तरफ देखा और कहा कि अब वो चला गया है। मुझे माफ कीजिएगा कि आपके सामने मुझे आपकी बेटी को इस तरह से पीटना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, वरना उसके शरीर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाता। फिर उन्होंने कुछ इलाज वगैरह किया और कहा कि आप अपनी बच्ची का ध्यान रखें, इसे अभी घर से ज्यादा बाहर ना निकलने दें। और वैसा ही किया गया। ये लोग वापस लौट के घर आ गए और अगले दिन से ही अलीना के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट था और 15 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन 15 दिन के बाद फिर से वही हुआ जिसका डर था। अलीना फिर से घर से गायब हो गई। जैसे ही घर से गायब हुई, से वापस से ढूंढना शुरू किया गया और इस बार बिना देरी के सभी लोग पहुंच गए वहीं उसी खंडर के रास्ते पर। और उसी खंडर के रास्ते पर दोबारा से इन लोगों को अलीना बेहोश मिली। ये देखते ही सब समझ गए कि वो साया, वो आलोक, वो गया नहीं था, बल्कि उस टाइम पर पीर बाबा की मार से बचने के लिए उसने कह दिया था और फिर से वो सही मौके का इंतजार कर रहा था कि कब वो अलीना को वापस से अपने कब्जे में ले ले। अलीना को वहां से उठाया गया और सीधे वहां से वापस से उसे पीर साहब के दरबार में ले जाया गया। लेकिन जैसे ही अलीना की बॉडी के अंदर बैठे आलोक को यह सेंस हुआ कि उसे वापस से पीर बाबा के पास ले जाया जा रहा है, उसका तांडव शुरू हो गया। उसने अपने पूरे शरीर को मोड़ लिया, बिल्कुल ऐसे आर्च की तरह मोड़ दिया और रास्ते भर वो किसी ऐसे भयंकर जानवर की तरह तड़प रही थी, छटपटा रही थी, जैसे किसी खूंखार जानवर को आप पिंजरे के अंदर बंद कर देते हो। उसको पकड़ने वाले लोग उसने खरोच दिया था अपने नाखूनों से, लेकिन फिर भी उसको जैसे तैसे कंट्रोल करके पीर बाबा के यहाँ पे ले जाया गया। अंदर पहुंचते ही पीर बाबा ने उसे वापस से बिठा और उस बार बिना बात के उन्होंने उसी स्टिक से वापस से उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किया। लेकिन इस बार अलीना की बॉडी के अंदर घुसा हुआ वो जिन डरने के बजाय
हंस रहा था। जितनी स्टिक से उसकी मार पड़ती जा रही थी उतना ज्यादा वो हंसता जा रहा था। और फिर वो बोलता है, ए पीर, तू थक जाएगा पर मैं नहीं। मैंने कहा था ना, ये सब मेरे लिए मस्ती मजाक है। जितना तू मारेगा उतना मुझे मजा आएगा। ये लड़की मेरी डोली में बैठ चुकी है, अब इसका इस डोली से उठना नामुमकिन है। आ मार और मार मुझे। पीर साहब को समझ में आ गया था कि ये तरीका काम नहीं करेगा। उनका पूरा चेहरा उसके स्टेटमेंट सुनकर गुस्से से लाल हो गया था। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले अलीना के अब्बू और उनके मौसा जी, उन दोनों से कहा कि आप लोग यहां से बाहर जाइए। अब यहां पर सिर्फ इनकी नानी वो ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि अब ये अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, इसे निकालना पड़ेगा। और इसे निकालने के लिए जो हथकंडे मैं अपनाऊंगा, आप उसे देख नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। और हो सकता है आप बीच में मुझे रोकने की कोशिश करें, बट एक बार अगर मैं चालू हो गया और बीच में रुक गया तो फिर इसकी जान भी जा सकती है। इनकी नानी, इन्हें आप यहीं बैठे रहने दीजिए, लेकिन आप भी ध्यान रखिए, दर्द आपको भी बर्दाश्त करना होगा, लेकिन बीच में कुछ बोलना नहीं है। अगर आप इस चीज पर अग्री करते हैं तो आप बाहर जाइए, वरना आप अपनी बेटी को ले जाकर कहीं और भी दिखा सकते हैं, अगर आपको मुझ पर या मेरी शक्ति, मेरी ताकतों पर भरोसा ना हो। अब मरते क्या ना करते, इनके पास कोई और ऑप्शन वैसे भी नहीं था और इनको पीर साहब के ऊपर पूरा भरोसा था। ठीक है, वो एक बहुत एजेड आदमी थे और साथ में उन्होंने अपनी नानी को भी ही बिठा रखा था। ऐसी बात नहीं कि अलीना की नानी वहीं पर थी, सिर्फ जेंट्स को उन्होंने भेज दिया था क्योंकि जेंट्स जल्दी आग बगुला हो जाते हैं और बेटी का सवाल होता है तब और ज्यादा। खैर, उनके जाने के बाद अब पीर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आंखें उनके गुस्से से लाल हो चुकी थी और इसके बाद उन्होंने अपना सबसे खतरनाक इल्म पढ़ना शुरू किया। पीर साहब ने एक पुराना चाकू निकाला और उसे आग में तब तक तपाते रहे जब तक कि वो बिल्कुल सुर्ख लाल, रेड हॉट नहीं हो गया। जब वो उसको जला रहे थे तो पूरा कमरा लोहे के जलने की एक अजीब सी स्मेल से, सल्फर की जैसी स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल से भर गया था। और फिर उन्होंने वो चाकू गर्म करके अलीना की अलीना का हाथ पकड़ा और उसकी रिस्ट के पास पहुंचाया और ऐसे रोक लिया हाथ पे ले जाके। और पहली बार वो साया जो अलीना के अंदर बैठ के अभी तक हंस रहा था, उसे समझ नहीं आता कि चाकू क्यों गर्म कर रहा है। लेकिन जैसे चाकू गर्म करके पहुंचा और उसने उस चाकू के ऊपर नजर मारी, उसकी हंसी रुक गई। उसे लगा नहीं नहीं, ये मत करना, रुक जा। लेकिन पीर साहब नहीं रुके। उन्होंने जैसे वो गर्म चाकू अलीना की रिस्ट के पास टच किया, एक चीख निकली। एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती, एक ऐसी चीख जो किसी नॉर्मल भूत प्रेत की नहीं हो सकती, एक ऐसी चीख जो किसी एक बहुत पुरानी शक्ति, राक्षस, ये बहुत शक्तिशाली एंटिटी की हो सकती है। ऐसा लग रहा था, उसकी नानी बता रही, देखकर किसी अलीना के शहर से कोई धुआं सा, फॉग सा निकल रहा हो और चिल्लाते हुए आलोक की आवाज निकलती है अलीना के शरीर से कि रोक दो इसे, मैं जल रहा हूं, रोक दो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं कसम खाता हूं कि इस घर के आसपास भी नहीं आऊंगा, लेकिन इसे रोक दो। पीर साहब ने वो चाकू हटाया और बोले, वाकई में चला जाएगा तू? तो बोलता है कि हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। बोलता है इस बार की तरह दोबारा आया तो फिर से चाकू पास में ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन बस मुझे खाली हाथ मत भेजो। पीर साहब ने बोला, बता क्या चाहिए तुझे? इसके बाद उसने अपनी आखिरी शर्त रखी। उसने कहा, मुझे 17 रोटियां और मटन के टुकड़े चाहिए, दामोदर के घर के बाहर। ये सब रख दो, फिर मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा और हमेशा के लिए इसका पीछा छोड़ दूंगा। ऐसा ही किया गया। पीर साहब ने ये शर्त रखवाई उससे और उसके बाद वापस से उनके मौसा जी और उनके फादर को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई इसकी डिमांड है, ये डिमांड पूरी की जाए। अब तक अलीना वापस से बेहोश हो चुकी थी। फिर उन्होंने कहा पीर साहब ने कि तुम जाओ, 17 रोटियां और मटन वो बनवाओ, ले जाकर उस खंडर के पास रखो और ध्यान रखना, एक बार रखने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे तुम्हें कोई भी आवाज आए, कुछ भी आए, तुम्हें अलीना की भी आवाज आ सकती है, तुम्हारी पत्नी की, किसी की भी आवाज आ सकती है, पर पीछे मुड़कर मत देखना, ये उसका एक जाल हो सकता है। अगर तुम पीछे मुड़ गए तो ये सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा और फिर अलीना की जान कोई नहीं बचा सकता है। और ऐसा ही किया गया और उसके बाद दोबारा कभी अलीना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अलीना पूरी तरह से ठीक हो गई।
तो ये था अलीना के साथ हुआ एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस। पर यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग, क्यूरियस और डिबेटेबल टॉपिक है वो है आलोक और एक जिन। तो जब मेरे पास ये स्टोरी आई तो मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने यही कहा कि भई जो उनको पता है उन्होंने वो बताया, जो उनको पीर साहब ने बताया था। मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करके मुझे पता चला कि एक्चुअली जिन्स के होने का डिस्क्रिप्शन तो इस्लाम में ही है, लेकिन साथ-साथ और भी जो लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते हो कमेंट सेक्शन में बताएँ। मेरा पहली बात कोई भी किसी को रिलीजियस तरीके से हर्ट करने का पर्पज़ नहीं, मेरे पास एक रियल एक्सपीरियंस आया जो उन्होंने बताया, मैंने आपको एज़ इट इज़ बिना उसमें कोई चेंजेस किए। मैं भी चाहता तो उनकी आई स्टोरी के अंदर लिख देता नाम आलोक की जगह कुछ और नाम लिख देता और बोल देता। लेकिन यहाँ पर्पज़ सिर्फ़ इतना है आपको बताने का कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि भई जो जिन था उसका नाम आलोक था। तो सर्च करके मुझे पता लगा कि जिन्स की ना फ्री विल होती है, जैसे किसी इंसान की होती है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करे। तो बनने के बाद इनमें से कुछ जिन ऐसे होते हैं जिनको शायद काफिर जिन भी बोला जाता है। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि वो फिर इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पीर साहब उसे कोई और नाम ना देकर जिन नाम दे गए। क्योंकि उन्हें इस फैमिली को भी समझाना था कि आखिर अलीना के ऊपर कैसा साया है। तो हो सकता है वो जिन ना हो, वो कोई और एंटिटी हो, लेकिन पीर साहब को ये लगा कि यार इनको मैं समझाऊं कैसे। आप समझो ना, एक नॉर्मल आदमी को कैसे समझाओगे कि आपकी बेटी के ऊपर ये साया, तो वो समझे नहीं गई। तो उनको समझ में आ गया अगर मैं जिन बोल दूंगा तो इनको क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई कोई खतरनाक एंटिटी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको समझाने से बचने के लिए पीर साहब ने उनसे ये बोल दिया हो कि ये जिन है, और उन लोगों को अपने आप पे समझ में आ गया कि भाई साहब जो जिन है वो तो बहुत खतरनाक होता है, जिद्दी है, और इसी वजह से ये अलीना को परेशान कर रहा है और आसानी से छोड़कर इसको नहीं जाएगा। शायद इसीलिए यहां पर उन्होंने जिन वर्ड यूज किया हो। ये मेरा कंक्लूजन है। आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन हाँ, हाँ, इन चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अबेंडेंट जगह है, घर है, खंडर है, अगर आप उसके आस-पास से गुज़र रहे हैं, तो थोड़ा टाइमिंग्स का भी ध्यान रखें। और दूसरा स्पेशली गर्ल्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप परफ्यूम ना लगाएँ, बाल खुले ना रखें, बिल्कुल रखें। लेकिन ऐसी जगहों पर जब आप जाएँ, तो थोड़ा-सा सतर्क हो जाएँ, है ना? ऐसी जगहों से अगर आप अकेले गुज़र रहे हैं, तो चाहे आप जिस भी धर्म को फ़ॉलो करते हो, वहाँ के कुछ जो भगवान हैं या अल्लाह है या जीसस हैं, है ना? सभी लोग, मतलब जो अपने सिख भाई लोग हैं, है ना? गुरु गोविंद सिंह जी की कुछ ऐसे मंत्र होते होंगे हर जगह पर, जैसे हनुमान चालीसा है, जैसे कुछ आयतें हैं। ऐसे आप मन में बोलते हुए जा सकते हैं, अपने ऑरा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। कोशिश करें कि अकेले ऐसी जगहों से ना गुज़रें, क्योंकि वी डोंट नो कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, किसकी नज़र आपके ऊपर पड़ गई है, और फिर आपको और आपकी फैमिली को परेशान होना पड़ता है। ये तो किस्मत की बात है कि उस दिन अलीना पता नहीं कैसे उस नदी से निकलकर सीधा उस अखरोट के पेड़ के नीचे पहुँच गई, फैमिली को मिली और उन्होंने उसे बचा लिया। ऐसा भी हो सकता है कि उस नदी से कभी बाहर ही ना आ पाती। हो सकता है उस नदी की गहराइयों में ही उसकी बॉडी पड़ी रहती, किसी को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गई। अब अलीना बिल्कुल स्वस्थ है, उसके बाद कभी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, और बहुत ही अच्छी बात है उनके साथ सब कुछ ठीक हो गया। तो ये था अलीना का एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।